चैप्टर सॉल्यूशंस, टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की दो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले ही पढ़ ली थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, इसको हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड may be defined as the temperature at which solid and liquid states of the same substance, ये चेंज नहीं होना चाहिए, substance सेम होना चाहिए, of the same substance have same vapor pressure, यानी इक्वल वेपर प्रेशर भी होगा सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों का। तो उसको माना जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। When a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always less than the freezing point of the pure solvent। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है, जब उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिला दिया तो प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा था कि कुछ थोड़े, जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। लेकिन जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला दिया उसमें सॉल्वेंट में, अब क्या होगा कि उनके बीच के बॉन्ड के इंटरेक्शंस अलग होंगे, यानी स्पेस बढ़ा दिया, यानी गैप कर दिया। जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा सॉल्वेंट के नज़दीक थे, जो ज़्यादा टेंडेंसी रखते थे एक दूसरे के साथ बंधने की, उस सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से उन टेंडेंसी कम हो गई। तो थोड़ा कम टेम्परेचर पे ही, यानी 5 डिग्री सेल्सियस पे ही, अभी तक 10 पे वो फ्रीज़ हो रहे थे, अब और पहले ही फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, यानी 5 डिग्री सेल्सियस पे आते ही फ्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मान लीजिए कि डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, यानी ये क्या है डेल्टा TF? डेल्टा TF इज द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके पहले ये भी समझ लीजिए कि TF नॉट क्या है। TF नॉट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और जबकि TF जब सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया है उस सॉल्वेंट में, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो दोनों का चेंज क्या होगा, दैट इज डेल्टा TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से निकल आई। सिमिलरली जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट के में एलिवेशन आ रहा था, उसी तरीके से ये फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आ रहा है, ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर delta TF directly proportional to the molality. What it is? Molality. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज KF। अब यहाँ पे जो ये KF है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या KF इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अब हमारे पास मान लीजिए कि W2 और M2 यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम एक को W1 और दूसरे को W2 मान लें, तो इन दोनों के कंसंट्रेशन निकालने के चांसेस बनते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, और इसके लिए भी आपको बॉइलिंग पॉइंट वाला इक्वेशन याद करना होगा जो मैंने बताया था। रिवाइज करिए तो याद आया वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन था M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 W1 अपॉन 1000। यहाँ पे W2 और M2 क्या है? W2 इज द weight of solute in gram, whereas M2 is the molar mass of the solute, whereas W1 is the weight of solvent। ठीक है, तो इसी इक्वेशन का यूज, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन हम मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूट ऐड किया W2 और उसका मोलर मास M2, किस सॉल्वेंट में ऐड किया W1 और उसका मास
m1 और ये नॉर्मली हम 1000 ग्राम में कर रहे हैं तो यूनिटी है इसलिए अपॉन 1000, तो सेम इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये याद रखना होगा। अगर ये याद है तो सारे डेरिवेशन बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब इसी वाले डेरिवेशन में आपने जो वैल्यू निकाली अभी अभी यहाँ पे आपने निकाली थी क्या कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, और ये भी क्या है, ये भी है आपका मोलैलिटी। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए एम की जगह पुट कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ W2 ऑब्लिक यानी डिवाइडेड बाई M2, और ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई W1 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा के एफ इंटू W2, 1000 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा W1 इंटू M2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। तो अगर आपको M2 की वैल्यू निकालनी है यानी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो भी आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं सेम इक्वेशन को। एक इक्वेशन तो ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, तीसरा इक्वेशन आप M2 के लिए भी बना सकते हैं, दैट इज M2 इज इक्वल टू, इसको इधर करिए तो ये हो जाएगा के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा टी एफ। ये आपने देखा, यानी M2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको W1, W2 और डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता हो तो आप इजीली M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? फिर से देख लीजिए। नाउ सी द गिवन ग्राफ। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, ये ऊपर जो लाइन है ये लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन बनी हुई है और नीचे सॉल्यूशन की लाइन बनी है। आप देख रहे हैं कि हायर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज होता था, लेकिन जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये सॉल्यूशन जो बना ये बहुत इसके पहले ही यहाँ पे ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जा रहा है। तो इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया। तो इस ग्राफ से आपको कंफर्म हो गया कि किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है। सो इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। सो द नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले ऑस्मोसिस, आपने क्लास 11th में पढ़ा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना विदाउट एनी बाउंड्री। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न इन विच solvent particle move from its higher concentration to the lower concentration. डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहा था, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन के कंपैरिजन में, क्या कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जैसे कि हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है, तो हमारे सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या जो सेल के अंदर का फ्लूइड है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो बाहर निकलता है और फिर अंदर बाहर की चीज़ें अंदर आती हैं, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हुए आते जाती हैं। क्या समझ में आ गया? यानी लिक्विड के अंदर होने वाली एक फिनोमेना है ऑस्मोसिस। एक फिगर मैंने बनाया है समझाने के लिए कि ऑस्मोसिस है क्या। दो टैंक हैं जो आपस में एक पाइप से जुड़े हैं और इस पाइप के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज टैंक ए, दिस इज टैंक बी। टैंक ए में सॉल्यूशन रखा हुआ है, यानी इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। और यहाँ पर केवल सॉल्वेंट रखा है, कोई सॉल्यूट नहीं है, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट भी मिल गए हैं तो कंसंट्रेशन थोड़ा सॉल्वेंट का कम हो गया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 80 है और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है? 100 है। गैप कितना है? 20। किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ। कौन? सॉल्वेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। ये समझ में आ गया? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कौन? सॉल्वेंट मूव कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब अगर इसको आप रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये ऑस्मोसिस ना हो, तो आपको उतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि ये स्टॉप हो जाए। आने वाली जो प्रेशर है, यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में हम देखें 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो इधर से भी -20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा दीजिए और उसको आप डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, तो ये कंडीशन शो करता है इक्विलिब्रियम। नाउ both are equal to each other. ठीक, so this is the osmosis, this is the value for osmosis, यानी इतना प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो ये है ऑस्मोसिस। अब समझ में आ गया? इज इट क्लियर? नाउ एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि ऑस्मोसिस जो है वो मोलैरिटी से क्लोज रिलेशन रखता है, यानी उसकी वैल्यूज के लिए क्लोज रिलेशन रखता है। that is CRT, where R is the gas constant, T is the absolute temperature, C is the concentration of the solution at given temperature। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से। तो इस तरह से आप अलग अलग सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज़ को रख सकते हैं। अगर 2 पार्टिकल है तो उसमें मोलैरिटी है तो मोल, नंबर ऑफ मोल आपको निकालने होंगे, तो N1 N2 मान के आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑस्मोसिस का यूज़ कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ऑस्मोसिस के हिसाब से सॉल्यूशन की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ऑस्मोसिस के हिसाब से सॉल्यूशन की 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। सॉल्यूशन या तो आइसोटोनिक होगा, सॉल्यूशन या तो आइसोटोनिक होगा, ठीक है, या हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब कि दोनों तरफ का प्रेशर बिल्कुल इक्वल है, दोनों फोर्स बैलेंस है, इक्वल है, यानी जो 2 अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इधर और इधर, दोनों के बीच में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इक्वल है। ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे किसी भी 2 सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक, तो क्या होगा कि ये हाइपरटोनिक माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में सॉल्वेंट इसमें बहुत तेज़ी से मूव करेगा, यानी वाटर इसके अंदर तेज़ी से मूव करेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और सॉल्यूट कम हो जाए, अब इसमें से सॉल्वेंट नॉर्मली ये वाटर के रिस्पेक्ट में है, जैसे कि अंगूर और किशमिश की कहानी है, तो ये बाहर की ओर निकलना शुरू कर देते हैं, तो वो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आरबीसी और किशमिश की एग्जांपल्स यहाँ पे खूब दिए जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? तो आप लोगों ने सुना होगा एक मशीन आती है घर में जिससे पानी बनता है, उसको हम आरओ मशीन कहते हैं। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने देखा, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, अब इसी में इतना प्रेशर अप्लाई करिए कि ये पानी वापस इधर की ओर चल जाए, यानी जाते समय ये छन जाएगा, और छनेगा तो इसमें बाकी सारे पार्टिकल्स हट जाएंगे, सिर्फ वाटर बचेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें इसी को हम मशीन के थ्रू यूज़ करते हैं। बटन ऑन किया, मशीन ने अपना एनर्जी खर्च किया और पानी को वापस उल्टी डायरेक्शन में इस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो उसमें वाइट सिलेंडर लगे होते हैं वो मेम्ब्रेन्स के होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू उल्टा भेज दिया। ऐसे में जो पानी होता है उसमें कोई मिनरल नहीं होता, वो किसी काम का नहीं है हमारे, क्योंकि उसमें कोई मिनरल है ही नहीं, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। इज इट क्लियर? तो आरओ मशीन का यूज़ यहाँ पे हो गया, लेकिन इसीलिए बाद में उसमें मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, एल्कलाइन मिनरल्स, कार्बन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे बिल्कुल बेफिक्र चैट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।